नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। राजनीति में आज बात जम्मू कश्मीर के मसले पर भारत के सामने आ रही चुनौतियों की। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए करीब 1 साल हो गया है, लेकिन अब भी भारत सरकार के सामने रोज नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। पिछले 1 साल में सरकार ने बार बार दावे किए कि कश्मीर में हालात लगातार सामान्य हो रहे हैं, लेकिन सरकार के इन दावों पर सवाल भी लगातार उठते रहे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अब ऐलान किया है कि अगर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना रहा तो वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। कश्मीरी पंडितों के एक संगठन ने भी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की है। कुछ दिनों पहले बीजेपी के नेता राम माधव भी ये कह चुके हैं कि उनकी पार्टी भी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के हक में है, लेकिन सवाल यह है कि ऐसा कब और किन हालात में होगा। पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देश तो जम्मू कश्मीर पर भारत के रुख का विरोध शुरू से ही करते आ रहे हैं, और अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने धारा 370 हटाए जाने की पहली बरसी यानी कि 5 अगस्त को पीओके के मुजफ्फराबाद में एक रैली करने का ऐलान कर दिया है। खबर यह भी है कि चीन ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल को अपने साथ जोड़कर 4 देशों का एक गुट बनाने की पहल की है, जिसका घोषित उद्देश्य तो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को जल्द से जल्द पूरा करना है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जम्मू और पाकिस्तान इस गठजोड़ का इस्तेमाल भारत के खिलाफ भी करने की कोशिश जरूर करेगा। आज राजनीति में अगले आधे घंटे हम इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सौरभ, असिस्टेंट प्रोफेसर जेएनयू के, एमएम अंसारी जम्मू कश्मीर मामलों के केंद्र के पूर्व वार्ताकार रहे हैं, रंजीत कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मनोज यादव बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले, चूंकि इंटरनल सिचुएशन हमें बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हैं एमएम अंसारी साहब हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, उनका हमें इंतजार रहेगा। लेकिन यहाँ पर धारा 370 हटने के 5 अगस्त को 1 साल पूरा हो रहा है, तो रंजीत कुमार जी, मेरा आपसे सवाल है, जो ऑब्जेक्टिव सेट किए गए थे कि धारा 370 हम हटा रहे हैं तो खुशहाली के पथ पर जम्मू कश्मीर होगा, डेवलपमेंट होगा, आतंकवाद मुक्त होगा, कितने वादे आपको पूरे 1 साल में होते हुए दिखे हैं? कहां खड़ा है इस वक्त जम्मू कश्मीर? देखिए, धारा 370 लागू होने के बाद जो शंकाएं जाहिर की जा रही थी कि जम्मू कश्मीर में खून की नदियां बहेंगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहां हालात को काबू में करने के लिए जरूर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है सरकार को, लेकिन जिस तरह से ये बातें कही जा रही थी, लोगों को डराया जा रहा था कि वहां पर अलगाववाद और जोर पकड़ेगा, हालात सामान्य नहीं हो पाएंगे और खून की नदियां बहेंगी, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन भारत के सामने जो अंदरूनी चुनौतियां, नई चुनौतियां पेश हो गई हैं जम्मू कश्मीर में धारा 370 को निरस्त करने के बाद, उससे कैसे निपटें, यह भारत सरकार को एक समुचित रणनीति के साथ अभी कोई दिखाई नहीं पड़ रही है। इसलिए यह कहना बहुत मुश्किल है कि कैसे भारत सरकार इन हालात से निपटने की कोशिश कर रही है। देखिए, जो जम्मू कश्मीर में जो सबसे बड़ी समस्या है आतंकवाद सीमा पार से चलाया जा रहा है, और आतंकवाद को चलाने के लिए जो जमीन, देश के अंदर जो उर्वर माहौल चाहिए वो पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी तत्वों को मिल रहा है, और यही वजह है कि आतंकवाद फल फूल रहा है। तो आतंकवाद न फले फूले, भारत के सामने सबसे बड़ी यही चुनौती है कि जो जमीनी हालात कैसे बदले, जो जम्मू कश्मीर के भीतर जो राजनीतिक माहौल है उसे भारत के पक्ष में कैसे किया जाए, इसके लिए एक समुचित रणनीति के साथ सरकार को पेश होना होगा। ठीक है सौरभ जी, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, जो कि अभी हमने ये खबर देखी और सुनी कि चाइना जो है वो 4 कंट्रीज का गुट बना रहा है। उसके लिए बाकायदा उसने वर्चुअल मीटिंग की थी अफगानिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, और हालांकि उसमें बात तो बीआरआई को लेकर हुई, लेकिन उसमें उसका एक बयान था, बी लाइक पाकिस्तान, नेपाल से और अफगानिस्तान से हमारा इंटरेस्ट रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की कभी बनी नहीं है, लेकिन नेपाल जिस तरह से इशारों पर चल रहा है चाइना के, इन सब के बीच में ये जो मीटिंग हुई, ये जो गुट बन रहा है, इसको लेकर चाइना का गेम प्लान क्या आपको समझ में आता है और किस तरह की चुनौतियां भारत के सामने अब खड़ी होंगी? थी वो काफी कम हो गई है, और चीन को एक वैश्विक स्तर पर अपनी विश्वसनीयता बनाए रखना है, पहली बात। और साथ ही साथ वो इस समय का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाह रहा है कि पड़ोसी देश जो भारत को घेरने के लिए, जहां भारत एक समय तक काफी उसको अमेरिका सहयोग दे रहा है, उसके रशिया से भी उसको सहयोग मिल रहा है, जहां चीन के साथ बॉर्डर इशू आए, तो इस पूरे
प्रकरण को, जहां चीन ने इतनी उम्मीद नहीं की थी कि अमेरिका और रूस खुलकर पाकिस्तान की ये चीन का विरोध करेंगे, तो भारत को घेरने के लिए चीन ने एक नई रणनीति के तहत इस काम को बढ़ाया है। और अमेरिका की अफगानिस्तान से वापसी के बाद जो नए इस पूरे क्षेत्र में एक पूरी जो स्ट्रेटजीज बन रही हैं, जहां ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, तो उसके तहत वो सीपीईसी के घेरे में लाकर सीपीईसी को ढाल बनाकर ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेगा कि भारत पर दबाव बनाया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक कुछ समय तक के लिए, चूंकि चुनौतियां अभी नेपाल में कुछ जो ओली की सरकार है वो बहुत ज्यादा भारत के साथ सहयोग नहीं कर रहा है, लेकिन ये स्थिति बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकती, क्योंकि नेपाल में जो भारत में नेपाल के एम्बेसडर हैं, उन्होंने भी कहा कि एक हम विश्वसनीय पड़ोसी को छोड़ के एक कॉस्ट पे हम दूसरे के साथ अपने संबंध को नहीं बढ़ा सकते। तो एक नेपाल के जो चीन के साथ संबंध है वो एक अपनी अलग दिशा में रहेंगे, लेकिन भारत को मुझे नहीं लगता है कि उसको लंबे समय तक ये सेम इशू बना रह सकता है। यानी कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर का मसला ऐसा है कि वहां पर जम्मू कश्मीर के लोगों को भी गले लगाने की जरूरत है। वो हमारे जो वादे किए गए उनसे कितने इत्तेफाक रखते हैं, कितने पूरे हुए हैं, या जो फैसले लिए गए जम्मू कश्मीर के लिए उनके वो कितने करीब आए हैं। दूसरा, जो चुनौती जम्मू कश्मीर को लेकर चाइना की तरफ से है, पाकिस्तान की तरफ से है, वो कितनी ज्यादा और उलझने बढ़ा देती हैं भारत सरकार की, भारत की। हमारे साथ एमएम अंसारी साहब जुड़ गए हैं। एमएम अंसारी साहब, सबसे पहले तो मैं चाहती थी आपसे ही सवाल लेना, लेकिन चूंकि इस वक्त आप जुड़ नहीं पाए थे। धारा 370 हटने को लेकर जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव था कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ खत्म हो जाएगी, आप हमें ये बताइए इस लेवल पर क्या वाकई कोई कमी आपको दिखती है? क्योंकि हर रोज हम मुठभेड़ की खबरें सुन रहे हैं। ऑब्जेक्टिव था कि 370 एब्रिगेट होने के बाद वहाँ पे एक शांति आ जाएगी, मिलिटेंसी को कंट्रोल कर लेंगे। और ये भी कहा जाता था कि वहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो इतनी सक्षम नहीं है, और इसलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली वहाँ पे कंट्रोल करेगी, और ऐसा करने से हमारी जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो भी इम्प्रूव होगी, वहाँ पे मिलिट्री कंट्रोल भी बेहतर होगा, और लोगों तक पहुंचने में भी बहुत आसानी होगी। तो कहने का मतलब ये कि जो मिलिटेंसी के मामले में देखा जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि ये बैड टू वर्स हो चुका है। और आपने जैसा कहा कि आए दिन इनकाउंटर्स होते हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के काफ़ी लोग जान गंवा चुके हैं, इसके साथ साथ सिविलियंस, और उसके साथ साथ जाहिर है कि मिलिटेंट्स भी मारे गए हैं। तो पहली बात तो ये मैं देख रहा हूँ कि मिलिटेंसी तो किसी भी सूरत से कम नहीं हुई है और न कम होती हुई नज़र आ रही है। दूसरी बात, जो डेवलपमेंट के सहारे से इशारे से के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी कोई डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि कोरोना की वजह से तमाम इकॉनमी जो है डिस्टर्ब है और कुछ भी नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो बहस ये भी चल गई है कि पूरे भारत में 4G की एक्सेस अवेलेबिलिटी है, लेकिन वहाँ पे नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ के स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ के जो ई कॉमर्स से लोग जुड़े हुए हैं उनको भी परेशानी हो रही है। तो डेवलपमेंट के मामले में भी कुछ मनोज यादव जी जुड़े हुए हैं। मनोज यादव जी, एमएम अंसारी साहब कह रहे थे बैक टू वर्क सिचुएशन है, सुना आपने। और डेवलपमेंट की अगर आप बात करते हैं तो मुझे बताइए किस लेवल पर डेवलपमेंट आप लोगों ने किया है, चाहे वो टूरिज्म के लेवल पर हो या इंडस्ट्रियल के लेवल पर हो। क्योंकि एमएम अंसारी साहब तो कह रहे हैं कि भाई लॉकडाउन वहाँ आज से नहीं 1 साल से है, तो लॉकडाउन में तो आर्थिक विकास पीछे जाता है, ये तो देश ने पिछले 3 महीने में देख लिया है। तो वहां किस तरह की खुशहाली आप लेकर आ गए जब 4G की सेवा तक बहाल नहीं कर पाए हैं आप? अभी तक 1 साल पूरा होने को है। देखिए, सबसे पहले विषय तो ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में जहां आतंकवाद पनपता था, जो आतंकवाद की जननी बन गया था, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद वहां पनप रहा था, हुर्रियत नेताओं के दम पर वहां आतंकवाद पनप रहा था, टेरर जहां फंडिंग होती थी लगातार, उस आतंकवाद के दंश की वजह से पूरा हिंदुस्तान परेशान था। आज वो जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों सिमट करके रह गया है। दूसरा विषय यह है कि जिस तरह से बता रहे हैं कि 5 अगस्त को 1 साल पूरा होने वाला है, जो ऐतिहासिक भूल नेहरू जी ने की थी, कांग्रेस पार्टी ने की थी, उस ऐतिहासिक भूल को सुधारने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तीसरा विषय यह है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए पहले ही पार्लियामेंट में हमारे गृह मंत्री बोल चुके हैं कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन अभी वहां परिसीमन चल रहा है, वहां सीटों का बंटवारा चल रहा है और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश रखा जाएगा, तो सवाल ही नहीं उठता है, ये बेतुके सवाल है। और जहां तक डेवलपमेंट की बात है, आए दिन
जितने भी आतंकवादी है, जितने भी घुसपैठी है, उनको चुन चुनकर हमारी सेना सफाया कर रही है। और जो लोग बोलते थे कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 अगर लग जाएगी, हट जाएगी, और 35 से अगर हट जाएगा तो आग लग जाएगी, बवाल हो जाएगा, वहां ना तो आग लगी है, ना ऐसा कोई बवाल हुआ है। ठीक है। कुछ ऐसे लोग हैं तो पाकिस्तान सर मुठभेड़ हो रही है और उसमें आपने देखा होगा, सुना होगा, हमारी मिलिट्री के मेजर लेवल, कैप्टन लेवल के लोग सर शहीद हुए हैं। तो ये सवाल उठेगा सर, और डेवलपमेंट के अगर मायने अगर आप मुझे समझाएं तो किस पर्सपेक्टिव पर जम्मू कश्मीर पिछड़ा था, ये भी आप मुझे बता दीजिए। वो तो हमेशा गुजरात के बराबर विकास में आगे रहा है। खैर, इन सब बात को आगे हम बढ़ाएंगे। हमारे साथ लगातार तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरा सवाल यहाँ पर सौरभ जी आपसे है। खबर ये भी मिल रही है कि 5 अगस्त को, जो कि 1 साल पूरा हो जाएगा धारा 370 हटाए जम्मू कश्मीर से, 18 पॉइंट्स का बहुत बड़ा प्लान पाकिस्तान ने तैयार किया है और वहां पर मुजफ्फराबाद में पीओके में एक रैली को संबोधित करने जा रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान। इसके साथ ही वो टर्की, मलेशिया, चाइना के साथ इस मुद्दे को इंटरनेशनल लेवल पर भी उठाने की तैयारी कर रहे हैं। आप ये बताइए, इस चुनौती से निपटने के लिए आपको भारत सरकार क्या इस वक्त तैयार दिखती है? हेलो जी सौरभ जी, मेरा सवाल आप तक पहुंचा? हाँ, सवाल ये कुछ कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम से मैं लास्ट सुन नहीं पाया। जब इमरान खान जा रहे हैं वहां पे असेंबली में उनका भाषण देना है तो 5 जून को, तो सबसे बड़ी बात है कि इमरान खान के पास जो उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की कि यूएन से लेकर हम पूरे वर्ल्ड में हम इस पाकिस्तान के कश्मीर के इशू को उठाएं, तो सिर्फ टर्की और मलेशिया ही उनके सामने पे आ पाए और चीन ने भी पूरी बहुत ज्यादा उससे आवाज नहीं उठाई। चीन को एक्चुअली प्रॉब्लम उस लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने से हो रही है। तो मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान उठा रहा है तो उसके पास मजबूरी है कि वो उसके अलावा वो कुछ कर सकता नहीं है। और पहली बात, दूसरी बात कि वो बार बार दिखला सकता है कि हम कश्मीर के इश्यूज को लेकर अभी आप खड़े हैं, हमारी कश्मीर की जो लड़ाई थी वो खत्म नहीं हुई है। तो इमरान खान के पास आज के समय में अपनी राजनीति को बचाने के लिए एकमात्र उपाय है, क्योंकि विश्व उसके साथ खड़ा नहीं हुआ, यूएन उसके साथ खड़ा हो नहीं हुआ, अमेरिका और रूस जैसे देश उसके साथ खड़े नहीं हुए, और भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो भी उसके साथ खड़े नहीं हुए। तो सारे के सारे जब इस स्थितियां बदलती गई हैं तो मुझे लगता है कि चाहे वो असेंबली में भाषण दे, चाहे वो सीपीईसी के तहत ज्यादा से ज्यादा चीन के साथ संबंध को बढ़ाएं, चाहे वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लिए वहां पर कुछ स्थितियां बनाने का या गिलानी को अपने निशाने पाकिस्तान देने की बात करें, ऐसे कुछ भी प्रयास करें, लेकिन अब जो स्थिति कश्मीर में है वो धीरे धीरे बदल रही है और बहुत लंबे समय तक 1 साल में इसको आपको एनालिसिस करना बहुत, मुझे नहीं लगता है कि वो एक बहुत भारत के लिए हमें बहुत ये भी एक अच्छी समझना बात होगा है। कि पड़ोसी लेकिन देशों थोड़ा का सा जो रवैया है वह भी कुछ सरकार- हाल ही के महीनों में, पिछले 1-2 महीने में काफी हद तक बदला है। चाहे आप नेपाल की बात कर लें या फिर हम अफगानिस्तान का जिक्र जो पहले कर ही रहे थे। यहाँ रंजीत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि द हिंदू की एक रिपोर्ट छपी थी और ये परसों की रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना से जब भारत के उच्चायोग ने संपर्क साधने के लिए वक्त मांगा तो वक्त उन्हें दिया नहीं गया। और चाइना को लेकर भी खबर मिल रही है कि काफी हद तक बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट जो है वो तेजी से बांग्लादेश में बढ़ रहा है। इन खबरों के मायने क्या है, हमें समझाइए, और क्या ये भारत सरकार इन संकेतों को समझ रही है? रंजीत जी, आपको आवाज मिल रही है? हेलो हेलो, आवाज कट रही है जी रंजीत जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो मैं ये जानना चाह रही हूं कि द हिंदू की रिपोर्ट में कहा गया था बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत उच्चायोग को वक्त नहीं दिया संपर्क करने का। इसके साथ ही इन्वेस्टमेंट जो तेजी से इन चाइना का बढ़ रहा है बांग्लादेश में, इसका मतलब हम क्या निकालें, इसके मायने क्या हैं और क्या भारत सरकार इन संकेतों को समझ पा रही है? देखिए, बांग्लादेश की सरकार का और वहाँ के नेताओं का जो रुख हाल में बदला है वो भारत के लिए बड़ी चिंता की बात है। देखिए, कोविड-19 महामारी के बहाने चीन जिस तरह से बांग्लादेश को लुभाने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पर चिकित्सा सहायता पहुँचा करके बांग्लादेश को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, उससे बांग्लादेश के लोग काफ़ी आभार महसूस कर रहे हैं और चीन के काफ़ी ऑब्लाइज फील कर रहे हैं। और देखिए, अभी चाइना से एक मेडिकल मिशन गया था तो प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए चीन के विदेश मंत्री ने हवाई अड्डे पर उसका स्वागत किया था।
तो ये सारे संकेत दिखा रहे हैं कि किस तरह से बांग्लादेश की सरकार चीन के पक्ष में झुकती हुई चली जा रही है। तो भारत के लिए जरूर चिंता की बात है कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, नेपाल पहले ही भारत से काफ़ी विमुख हो चुका है। अब बांग्लादेश जो भारत का सबसे गहरा मित्र माना जाता है दक्षिण एशिया में, वो उसके नेता भी अब चीन के समक्ष झुकने लगे हैं। तो भारत के लिए जो पड़ोसी पहले की जो विदेश नीति अभी तक चली आ रही थी, उसमें एक बहुत बड़ा सेंध मारने की बात हम कह सकते हैं कि चीन ने मार दिया है कि भारत के पड़ोसी देशों को भारत से विमुख करने की जो रणनीति है, उस पर वो कामयाब होता लग रहा है। देखिए, श्रीलंका में जिस तरह से हम्बनटोटा पोर्ट को 99 साल के लीज पर चीन ने ले लिया है, वो भारत के लिए पहले ही बड़ी चिंता की बात थी। नेपाल जिस तरह से चीन के गोद में चला गया है, उसने भारत को काफ़ी चिंतित किया। अब बांग्लादेश जो भारत का सबसे पड़ोसी देश था, सबसे अच्छा मित्र माना जाता था, सबसे गहरी दोस्ती थी जिसके साथ भारत के आर्थिक और राजनीतिक रिश्ते और राजनीतिक रिश्ते भी काफ़ी गहरे हो चुके हैं, वह अब चीन की ओर झुक रहा है। तो भारत के लिए चिंता की बात है। देखिए, मनोज जी जवाब देना चाहेंगे? विदेश नीति पर सवाल उठ रहे हैं और सरकार पर आरोप यह है कि अपने पड़ोसियों के साथ जो रिश्ते होने चाहिए थे उनको हैंडल नहीं कर पा रही है। एमएम अंसारी साहब, मैं आपके पास आऊंगी, मनोज जी को जवाब लेने देते हैं पहले। देखिए, सबसे पहला विषय तो ये है कि जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के इमरान खान जी 18 सूत्रीय कोई कार्यक्रम लेकर के आए हैं, मैं स्पष्ट कर दूं कि 1994 में पार्लियामेंट में उस समय पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, एक प्रस्ताव पास हुआ था, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, था और रहेगा। और अभी हमारा मौसम विभाग वहां की मौसम की जानकारी भी देने लगा है। तो अभी तो हमने जम्मू कश्मीर से 370 को एब्रोगेट किया है। ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी हमारा हिस्सा है, वो जल्दी हमारा हिस्सा बनने वाला है। वो पाकिस्तान को तो वहां से अपना जो आधिपत्य जमा रखा वो छोड़कर जाना पड़ेगा। और जहां तक डिप्लोमेटिक रिश्तों की बात है, देखिए पाकिस्तान ने कितना भरसक प्रयास किया, सपने बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो चुनौतियां अभी आपको क्या दिख नहीं रही हैं, उनको हैंडल पहले करिए। चाइना कैसे भड़का रहा है नेपाल को, अफगानिस्तान को, बांग्लादेश से हमारे रिश्ते अब कैसे बिगड़ रहे हैं, सच्चाई ये भी तो है, इसको भी समझना होगा। पूर्व वार्ताकार हमारे साथ एमएम अंसारी साहब जुड़ गए हैं, वो भी अपनी बात रखना चाह रहे थे। सर, ये बताइए, कश्मीर नीति किस तरह की होनी चाहिए जिसके जरिए चीन और पाक से मुकाबला करने में हम सक्षम साबित हो सके? देखिए, आपने सवाल मुझसे किया। जी मैं अर्ज करना चाहता हूं, जो आपने चुनौतियों का जिक्र किया, तो जो इंटरनल हमारी चुनौतियां हैं वो तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन जो हमारी जो एक्सटर्नल चुनौतियां हैं वो कहीं बहुत ज्यादा हैं। अभी जो बात हो रही है कि चाइना के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो तमाम हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, चाहे बांग्लादेश हो, नेपाल हो और श्रीलंका हो, वो उन तक उनकी एक्सेस हो चुकी है और उनसे इकोनॉमिक और हर तरह की सपोर्ट वहाँ मिल रही है और उनका CPC वगैरह प्रोग्राम भी वहाँ चल रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी जो बात है वो हमारा जो पाकिस्तान और चाइना के साथ जिस तरह का एक कंक्लूजन या कह लीजिए कि एक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, और हम ये देख रहे हैं कि LOC जो लाइन ऑफ कंट्रोल है और दूसरी तरफ LAC जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये हमारी बॉर्डर्स हैं जो आज तक फाइनलाइज नहीं हुई हैं। पिछले 70 सालों में चाइना ने तकरीबन 20 अपने बॉर्डर इशू को फाइनलाइज किया है, जबकि भारत ने न तो LAC को फाइनलाइज किया जो कि इमेजिनरी लाइन है और न ही LOC को फाइनलाइज किया है। और हमने सिर्फ अगर कहीं कामयाबी मिली है तो बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर्स हैं वो हमने इनक्लेव्स हैं वो एक्सचेंज करके 2015 में उनसे बॉर्डर्स फाइनलाइज किया है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि ये जो हमने हमारे जो बॉर्डर्स हैं चाइना और पाकिस्तान के साथ वो फाइनलाइज नहीं है। चाइना और पाकिस्तान हिंदुस्तान की तरह वो भी एक न्यूक्लियर स्टेट हैं और वो दोनों जो है ज्वाइन कर चुके हैं, और हम जो है एक बड़े घोड़े पे यानी US के पे बहुत काफ़ी उम्मीदें लगाए हुए हैं, जहां से हम राइफल्स खरीद रहे हैं, फ्रांस से हम राफेल खरीद रहे हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इस वक्त जो बहुत बड़ा जो चैलेंज है वो हमारा एक्सटर्नल है। ये हमारे दोनों पड़ोसी, बल्कि कहिए कि नेपाल भी ये चाइना के साथ हो गया है और हमें अपने बॉर्डर इशू को रिजॉल्व करना ही होगा। आपने राफेल का जिक्र किया, रंजीत जी, क्योंकि आप रक्षा विशेषज्ञ हैं और आप हमें बेहतर तरीके से बता सकते हैं। आपसे एक बात और मैं जल्दी से कहना चाहता हूं, वो ये कि अब तक हमारी जो कोशिश हुई है जो 370 को लेकर के
जो तमाम मसले उठे हैं और जो चाइना या पाकिस्तान ने इंटरनेशनल लेवल पे इस मसले को जो रेज किया है, वो उसकी वजह यह है कि हमने अपनी बाउंड्रीज में पीओके को दिखाया और जो हमारे पास कभी भी कंट्रोल में नहीं रहा, बल्कि 71 और 65 में हमारी जो फोर्सेस ने जो कैप्चर किया वो भी हम लोगों ने वापस कर दिया 65 में और 71 में। और जिसको हम कैप्चर करने की बात करते हैं, उसी तरह से अक्साई चीन है, सक्षम वैली है, जिसको जो चाइना के कंट्रोल में है, उसको भी हम अपने मैप में दिखाते हैं कि हमने लिया है। अब इन सब चीजों से जाहिर है कि चाइना प्रोवोक हो चुका है, हमारी कुछ टेरिटोरीज पे उसका कब्जा हो चुका है, जबकि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि चीन ने कोई कब्जा नहीं किया है। तो ये हमारी जो एक्सटर्नल चुनौतियां हैं वो बहुत बड़ी हैं। हमारी इकोनॉमिक कैपेसिटी ऐसी नहीं है कि हम चाइना और पाकिस्तान से ज्वाइंटली जो है किसी भी तरह के वार में इंडल्ज कूटनीतिक तरीका भी होना चाहिए, और इसके साथ साथ सुरक्षा के मोर्चे पर हम कितने मजबूत हैं ये भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। रंजीत जी, चूंकि आप रक्षा विशेषज्ञ हैं, राफेल का भी जिक्र आ रहा था और राफेल अब मालाकी एयरबेस बेस पर उतरने भी वाला है, तो ये आप मुझे बताइए, राफेल के आने से सुरक्षा के मोर्चे पर कितनी मजबूती भारत को मिलेगी? देखिए, राफेल लड़ाकू विमान जरूर बहुत ही क्षमतावान विमान है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पांच राफेल विमानों के आ जाने से हम चीन की सेना की कमर तोड़ देंगे, यह गलतफहमी है। ऐसी गलतफहमी हम ना पालें। देखिए, चीन की सेना ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार 2 डिवीजन से अधिक यानी 40,000 से भी अधिक सैनिकों को तैनात कर दिया है। बड़े बड़े हथियार लगा रखे हैं, टैंक और तोपें लगा रखे हैं, और चीन के पास जिस तरह के हथियार हैं, भारत के पास भी उसी तरह के हथियार हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यह कहना कि हम चीन को नेस्तनाबूद कर देंगे और उसे खत्म कर देंगे, ये इस गलतफहमी में हमें नहीं रहना चाहिए। यदि युद्ध की हालात पैदा होते हैं तो भारत को भी उसके नतीजों के बारे में सोचना होगा, चीन को भी सोचना होगा। और ये भारत के सामने जो चीन और पाकिस्तान ने जिस तरह से संयुक्त तौर पर भारत पर साझा दबाव बनाया है, देखिए, एक तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान ने लगातार संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन किया है, रोज एक तरफा तौर पर सीमाओं पर हमले करता है, और दूसरी तरफ चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दबाव बना दिया है लद्दाख के इलाके में। तो ये साझा तौर पर चीन और पाकिस्तान की जो रणनीति है, उससे निपटने के लिए भारत को जिस तरह की तैयारी चाहिए, उसमें हम नहीं कह सकते हैं कि भारत पूरी तरह तैयार है, उसमें जरूर कई कमियां हैं, जिसके लिए ये एक्सटर्नल चुनौती के साथ साथ हम इंटरनल जो चुनौती है, खासतौर से राजनीतिक रूप से, सौरभ जी आपसे हम समझना चाहेंगे, क्योंकि उमर अब्दुल्ला तो अब ऐलान कर चुके हैं, एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जब तक केंद्र शासित प्रदेश रहेगा कश्मीर, तब तक तो मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि एक तरह की पार्टी का बिखराव वहां पर देखने को मिल रहा है, जो लीडरशिप वहां की थी लोकल, वो अब उसका रिलेवेंस खत्म होता दिख रहा है। तो ऐसे में राजनीतिक नेतृत्व में जो कमी आएगी, उससे जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील जो राज्य है, जो क्षेत्र है, उसमें किस तरह की चुनौतियां फिर बढ़ जाती हैं? देखिए, इस कश्मीर की स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण चीजें होंगी यदि वहां पर विकास होगा। विकास और हिंसा की कमी, ये 2 चीजें हैं जो केंद्र सरकार को अपनी पूरी ईमानदारी से उसको करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ये 1 साल का वक्त है जिसमें कुछ सही चीजें, कोरोना के कारण से कुछ चीजें प्रॉब्लम आ रही हैं देश के साथ, लेकिन मुझे लगता है कि पीछे अगले 1 साल में या 2 से 3 सालों में बहुत सी ऐसी चीजें जरूर आनी जाएंगी जिसके साथ उसके विकास के साथ साथ और जो वहां पे चुनौतियां हैं वो कम होती जाएंगी। लेकिन एक साथ ध्यान रखने की बात होगी कि यदि हम फिर से कश्मीर को ज्यादा से ज्यादा सुख समृद्धशाली बनाना चाहते हैं, तो हमें प्रयास करना पड़ेगा कि वहां के लोगों को साथ लाने की। जब तक वो भागीदारी एक लंबे समय तक की नहीं रहेगी, उसको जल्दी से जल्दी सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तब तक हम शांति की स्थापना एक लंबे समय तक हम नहीं कर सकते। और एक साथ और है कि चीन और पाकिस्तान, वहां पे 2 ऐसे कंट्रीज हैं जिसकी लगातार वहां पर उपस्थिति बनी रहती है, तो इसलिए वो जो आतंकवाद की घटना है वो बनी ही रहेगी। अदरवाइज पाकिस्तान की जो स्थिति है वो लगातार कमजोर होती जाएगी। तो पाकिस्तान वहां पर आतंकवाद फैलाने के लिए, हिंसा फैलाने की कोशिश करेगा, और उसे हम सिर्फ तोड़ सकते हैं तो अपने विकास के द्वारा और वहां से जनता को अपने साथ जोड़कर। विकास के लिए क्या इमाम अंसारी, आपको अभी तक तरीके या कोई दिशा आपको सरकार की समझ में आई है पिछले 1 साल में, जो 1 साल 5 अगस्त को पूरा होने जा रहा है, और आगे की तस्वीर आप क्या देख पा रहे हैं? क्या सुझाव आप सरकार को देना चाहेंगे जम्मू कश्मीर की जिस तरह की स्थिति इस वक्त बनी हुई है उसको लेकर? ये सवाल किससे किया आपने? अंसारी जी, आपसे ही किया है। अच्छा, यानी कि आगे की हमारी रणनीति क्या होगी? जी नहीं, ये अभी हमारे एक साथी ने बड़ी अच्छी बात कही है। वो ये कहा है कि
अगर हमें कश्मीर में शांति और वहाँ विकास की बात करनी होगी तो हमें पूरे कश्मीरियों को वी हैव टू टेक ऑन बोर्ड और कश्मीरियों को हमें कॉन्फिडेंस में लेना होगा। लेकिन देखा यह गया कि चूंकि 370 एब्रोगेशन जो है वो यूनिलैटरल डिसीजन है, तो जाहिर है कि वहाँ के तमाम लोग नाराज हैं। और अभी आपने सुना है, आपने देखा भी होगा कि वहाँ के फार्मर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और जाहिर है कि अगर दूसरे और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो तमाम हाउस अरेस्ट हैं, तो वहाँ पे हालात और बहुत ही खराब है। जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, अभी देखिए एक हफ्ता पहले बीजेपी के पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो उनकी जान गई। तो मेरा कहने का मतलब ये कि कोई पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे वो कॉमन आदमी हो, सभी की जानें वहां पे जा रही हैं और किसी भी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है। एक साल के बाद बावजूद इसके कि पूरा कंट्रोल हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देख रही है। तो कहने का मतलब ये कि जो बड़े अभी एक भाई साहब ने जो बात कही है, बड़ी अच्छी बात कही है कि हमें कश्मीरियों को कॉन्फिडेंस में लेना होगा। और इस सिमत में मैं समझता हूँ कि कोई पहल नहीं हुई है कभी भी किसी भी लेवल पे। कैसे आप गले लगाएंगे कश्मीरियों को? सवाल ये उठ रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर की ही एक जो बीजेपी की शाखा है वो कह रही है धारा 370 आपने हटा दी, 371 प्रोविजन लागू कर दीजिए। आप ही क्या से आवाजें उठने लगी हैं? सर शॉर्ट में जवाब दीजिएगा, मुझे बाइंड अप करना है। अब आप बोलने का मौका देंगे तो ठीक है, नहीं तो टीवी चैनल में मत बुलाया कीजिए। नहीं मनोज जी, आपको मौका दे रहे हैं ना, आप रखिए अपनी बात। मौका कहाँ दे रहे हैं आप यहाँ सर रखिए। सर नाराज नहीं होइए, सर नाराज नहीं होइए, मेरे पास वक्त, सर वक्त की पाबंदी के साथ सब बंधे हुए हैं। सर क्या होती है सर अपनी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी पाकिस्तान परस्ती करते हैं, जो लोग भी चीन परस्ती करते हैं, वो चीन परस्ती पाकिस्तान परस्ती करते रहे। भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है वो बखूबी रूप से वो सोच समझ के लिया है। जो इतिहास के पन्नों पर जो धूल जमी हुई है उसको साफ करने का प्रयास किया है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वहाँ शांति के रूप में हो, व्यापारिक गतिविधियां सारी सुचारू रूप से चालू होने वाली है। और जो चीन की परस्ती करने के लिए आप बैठे हुए हैं, जो चीन की गलबाहे करना चाहते हैं, मैं इनसे पूछ लेना चाहता हूं कि भैया आपके, मुझे पता है राहुल गांधी जी ने 2008 में एक साइन पैक करके आए थे चीन के शी जिनपिंग से, इसलिए चीन की परस्ती कर रहे हैं। आज चीन को हम लोग डिप्लोमेटिक रूप से उसको परास्त कर दिया है। चीन ने कितना भी भरसक प्रयास किया, लेकिन भारत सरकार ने स्पष्ट कहा कि 1 इंच भी भारत की जमीन हम लोग नहीं देने वाले हैं। और भारत सरकार मजबूती के साथ लगी है। और जहां तक नेपाल का आपने कहा, नेपाल का हमारा रोटी और बेटी का रिश्ता है। रंजीत जी, हम चुनौतियों की बात कर रहे हैं और हम यही उम्मीद करते हैं इन चुनौतियों से पार पाएगी भारत सरकार। यहाँ पर सिर्फ सलाह मशवरा ही हो रहा था, इसी को लेकर हमने बहस रखी थी। राजनीति में आज के लिए इतना ही। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त छोड़े से ब्रेक का है।